नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पैलेस्टाइन के ऊपर। पैलेस्टाइन के हालात कैसे हैं, उनका क्या मतलब इस गाजा वार से बेसिकली जुड़ा हुआ सवाल है। क्या गाजा वार के क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखिए, इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ग्लोबल है। इतना तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतने से एक इजराइल पे अटैक करने से उसके रिपरकशंस जो होंगे कितने होंगे फिलिस्तीन के ऊपर और दूसरे फिलिस्तीन की समस्या के ऊपर, दोनों के ऊपर। ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि जो अक्टूबर 7 का अटैक था इजराइल के ऊपर, जिसमें 1200 लोग मरे हैं इजरायली, उसके जवाब में इजराइल इतनी पूरे गाजा को बर्बाद कर देगा, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। तो बहुत सी डिबेट्स हर तरफ सारी दुनिया में हो रही है। इसलिए लोगों को ये दिख रहा है कि जिस तरीके की बारबेरिज्म नेतन्याहू गवर्नमेंट वहां पे कर रही है, नेतन्याहू की सरकार, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है, लार्ज मेजोरिटी। उसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन यूरोप की, अमेरिका की तो बहुत बदल गई। अरब की तो पता नहीं, वहां डेमोक्रेसी है नहीं, इसलिए पब्लिक ओपिनियन का पता नहीं। और वहां पे कोई डिमॉन्स्ट्रेशन या इस किस्म की नहीं होती। हाँ, जब फुटबॉल का मैच होता है तो कुछ स्लोगन्स फिलिस्तीन के नए स्टेडियम में लोग लगा देते हैं। इससे ज्यादा कुछ जगहों पे डिमॉन्स्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन जो खास मेन पावरफुल देश है वहाँ बहुत सख्त आर्मी रूल है और वो बिल्कुल नहीं। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, कभी हम बात करेंगे कि अरब पे क्या इसके असर पड़ा। ये अब तय हो गया है, मोर और लेस बिल्कुल सर्टन है कि पैलेस्टाइन स्टेट का गठन होगा। इसमें इसको कोई अब दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, चाहे अमेरिका, इजराइल या यूरोप के जो भी देश हैं वो जो कर। टाइम कितना लगेगा ये नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता। अगर थोड़े से और एक्टिव हो जाए, प्रोएक्टिव इस इशू पे, तो जल्दी भी हो सकता है। इसलिए कि इसराइल की रिपुटेशन बल्कि खराब है। इसराइल के जो एक्शन है उसमें कोई कमी नहीं आने की। गाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी बल्कि साइमल्टेनियसली अटैक्स और लैंड ग्रैबिंग और ये सब चल रही है। वहां पे सेटलमेंट, अरेस्ट, हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया है वहां से। तो कोई फर्क नहीं है। जेरूसलम में भी वो लगातार कब्जा करने की बात कर रहे हैं, मस्जिद को गिराने की भी बात हो रही है, हर तरह की शहादत की बात कर रहे हैं। अब ये भी तय बात है कि लोगों ने दोबारा से टू स्टेट सोल्यूशन की सबने बात करनी शुरू की। हमने देखा है जब भी इस तरह का होता है तो अमेरिका, यूरोप टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, मगर इसराइल को कोई नहीं प्रेस करता कि भाई वो इस जगहों को तो खाली करे, तभी तो वहां पे इलेक्शन होगा या टू स्टेट बन पाएगी। मैं समझता हूँ कि अब निगोसिएशन से काम नहीं पाएगी। एक तरफ तो लैंड ग्रैबिंग चल रही है, दूसरी तरफ आप पार्टनर इन पीस ढूंढ, ये तो हो ही नहीं सकता ना। आप एक तरफ सेटलमेंट बनाओगे और दूसरी तरफ बातचीत की बात करते हो। एक तरफ आप नरसंहार कर रहे हो उसका पैलेस्टीनियंस का गाजा में, और दूसरी तरफ ये होता है कि यूरोप वाले बात करने लगते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन। मैं समझता हूँ कि समय आ गया यूनिलैटरल सेटलमेंट का। मैंने पहले भी कहा था, यानी इसराइल के पास प्रेशर इस तरीके का बिल्डअप होना चाहिए इसराइल के ऊपर कि उसने जितनी भी जमीनें ऑक्युपाई की हैं अरबों की 1967 के बाद में, उनको वो तुरंत वहां से विड्रॉ करे सारी जमीनें, और सेटलमेंट जो है इसका रोल बैक होना चाहिए। और बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि कंपनसेशन भी इसराइल को देना पड़ेगा। कोर्ट इस बात पे जाएगा, कोर्ट में भी ये बात तय है कि कंपनसेशन मिलेगा इन्हें। आईसीजे ने मेंशन भी किया है। अब नेतन्याहू जैसी गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट जो भी आएगी वो इसी तरह की होगी, कोई फर्क नहीं होगा। इनकी जो बेसिक पॉलिसी है वो ग्रेटर इसराइल बनाने की है, और वो चाहते हैं जितनी जल्दी बन जाए उतना बेहतर है। क्योंकि गाजा, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, सबसे यहाँ से फिलिस्तीनियों को निकालने का प्रोग्राम है। गाजा में जो लोग मर रहे हैं इसराइल की सेना से या उनकी बॉम्बिंग से, उसके अलावा उससे सैकड़ों गुना ज्यादा आने वाले समय में फेमिन से, भुखमरी से और बीमारियों से मर जाएंगे। ये जो है यूनेस्को और बहुत से अनरा और बहुत सी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है, डॉक्टरों की ये इलाज तो कुछ का कोई प्रबंध है नहीं।
अब ये देखना है कि ये विड्रॉवल कैसे हो। मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन सबसे केपेबल बॉडी है जो उसको वहां से विड्रॉ करे, यूएन ट्रूप्स वहां पे जाएं और फिर उसके बाद इलेक्शन कराएं और पैलेस्टीनी स्टेट का गठन करें। बातचीत होगी तो सालों बातचीत में निकल जाएगा, और कौन इन लोगों से बातचीत से कुछ नहीं मसले निकलने वाले। अब देखना ये है, ये तभी संभव हो पाएगा जब अरब प्रेशर, वो अभी तक दिखाई नहीं देता बनता हुआ। इंटरनेशनल प्रेशर जरूर है, पूरी दुनिया जो है खिलाफ हो गई है। यानी अमेरिका के अंदर जिस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशंस और जिस तरीके की बातें हुई हैं पिछले नेतन्याहू की विजिट से, उसका विजिट से इन लोगों ने सोचा था कि रिपब्लिकन ने सोचा था कि उनको फायदा होगा, लेकिन वहां तो उल्टा हो गया। वहां पे इतना बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ और उसके बाद ये हुआ कि ये वार क्रिमिनल को क्यों बुलाया गया है इस समय। देखिए, आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने और आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक मोहर लगा दी कि वहां पे जेनोसाइड हो रहा है और ये वार क्रिमिनल है। नेतन्याहू, इनके डिफेंस मिनिस्टर, दोनों के खिलाफ वारंट भी इशू हो गए और 3 वारंट उन्हीं ने उसके लिए भी कर दी जो हमस के बड़े ऑफिशियल्स थे, उनको भी वार क्राइम्स में इन्वॉल्व किया गया है इस तरीके से। लेकिन ये है कि इनके खिलाफ एक मोहर लग जाने से आम जनता बहुत खिलाफ हो गई और ट्रम्प का ग्राफ नीचे आने लगा और कुछ 2 पॉइंट के लगभग जो कमला हैरिस वहां की डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी है, उनका 2 पॉइंट आगे बढ़ गई पॉपुलैरिटी। ट्रम्प टीम काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, काफी ज्यादा हैरान है कि ये कैसे हो गया, ये क्या, और उनके यहाँ काफी पैनिक नजर आता है उस टीम के अंदर। यही बातें फोर्स कर रही हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि अमेरिका की और पश्चिमी देशों की पूरी पॉलिसी जो पश्चिम एशिया की है वो इसराइल के ऊपर निर्भर करती है। पहले 3 देश थे जो जिससे वो पूरा मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करते थे, उसमें इसराइल सबसे इंपॉर्टेंट था, दूसरा टर्की था और तीसरा ईरान था। ईरान रेवोल्यूशन के बाद सब टोटली खिलाफ हो गया उनके। टर्की जो है अब वो उस तरीके से अमेरिकन इंटरेस्ट को नहीं प्रमोट कर सकता, वहां की जनता बहुत खिलाफ है। हालांकि जो प्रेसिडेंट अर्दवान है वो बड़ी बड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर बाद में कंप्रोमाइज कर लेते हैं। आज भी उनके यहाँ इजरायली एयरफोर्स का बेस है और बिजनेस वैसे ही काफी हद तक बहुत सी चीजों की चल रही है, कुछ में रोक भी लगी है। वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन एक्शन नजर नहीं आता, बातें करते हैं फिर कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन ये है कि अब टोटली एक ही कंट्री है जिसके ऊपर डिपेंडेंट है अमेरिकन। क्यों डिपेंडेंट हैं, क्यों इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कारोबार, तेल का कारोबार। तेल कुछ भी कहें, ये जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये जो बात हो रही है कि एक ग्रीन एनर्जी की और फॉसिल फ्यूल को हटाओ यानी तेल को हटाओ और जो वो होगा इलेक्ट्रिक कार्स बनेंगी, या ये आप कार वार तो आप थोड़ा बहुत चला भी सकते हो, तेल का कंजम्पशन महज कार में थोड़ी ना है। बिजली जनरेट करती है, हीटिंग करती है, इसी से होती है मकानों की, फिर उसके अलावा इंडस्ट्री में भी यही यूज होता है। इतनी सस्ता सोर्स ऑफ एनर्जी कोई है नहीं जितनी ये है तेल और गैस। इसके बगैर पश्चिम यूरोप में तो कोई सवाल ही नहीं कि पिछले 20 साल भी, अगले 20 साल में भी इसको बदला जा सकता है पूरी तरीके से। न्यूक्लियर है लेकिन न्यूक्लियर के हैजर्ड्स बहुत हैं, लोग उसके लिए तैयार नहीं। हमने देखा जो चेरनोबिल में हुआ या फुकुशिमा में हुआ, ये कहीं भी हो सकता है। प्रेशर बहुत है, फ्रांस में बहुत बना रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, वो भी फेज आउट कर रहे हैं। जर्मनी भी अलग कुछ देश दोबारा से सोच रहे हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसकी कॉस्ट बहुत आती है, न तो वो क्लीन है न वो चीप है, बहुत महंगी पड़ती है। तो इस वजह से तेल की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे पेट्रो डॉलर यानी जो ट्रेड होता है अरब वर्ल्ड में वो डॉलर में इन्वेस्ट अमेरिका में इन्वेस्ट होता है, यानी डॉलर में
ट्रेड की करते हैं अरब कंट्रीज, जो भी तेल जो मुल्क खरीदता है अरबों से, उसका पैसा ज्यादातर, उसका पूरा पैसा अमेरिकन बैंक्स में जाता है, फिर वहां से धीरे धीरे डिस्पर्स होता है। 5 दिन भी अगर वहां रह जाता है तो उससे उनको कई मिलियन का फायदा हो जाता है, इसलिए ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम इतनी बड़ी होती है। और फिर यही नहीं, फिर इनके पास सरप्लस मनी होती है जो वहीं पड़ी रहती है, वहीं फिर बाद में इन्वेस्ट भी करते हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इनके इन्वेस्टेड है वहाँ पे, सरकारी रेवेन्यू भी और ब्लैक मनी भी इन कंट्रीज की, जो कभी वापस मिलने वाली नहीं। इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया कि उसी के ये होस्टेज बन गए। अब बहरहाल, तो तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तेल से बहुत सी इंडस्ट्री चलती है, फर्टिलाइजर है, प्लास्टिक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत लंबी दवाएं, सब फार्मास्यूटिकल मेडिसिन भी तेल ही से, इसी का बाई प्रोडक्ट है, बहुत से इस तरह की बहुत सी चीजें, पता नहीं कितनी इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये है। और फिर दूसरी बात ये कि ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे होस्टाइल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, ईरान जैसी 4-5, तो फिर तो अमेरिका के लिए ये बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। एशिया का जो कनेक्शन है यूरोप से, इसी के थ्रू है, मिडिल ईस्ट के थ्रू है, बीच में है ये, उनके साथ ही ट्रेडिंग प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये सी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलेस्टाइन का जो गठन, वहां पे इसराइल का जो गठन किया गया इस जगह पे, क्योंकि ये 3 समुंदरों को कनेक्ट कर रही है, रेड सी, मेडिटेरेनियन, इनको सीधा वो कनेक्ट करती है, दो बिल्कुल सुएज कैनाल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और फिर वहां से यूरोप और अफ्रीका का कनेक्शन है, यूरोप अफ्रीका एंड यूरोप, ये ट्राई जंक्शन है वहां पे। ग्रीस जो है बहुत ही निकट है फिलिस्तीन से, और साइप्रस बहुत करीब है, और वहां से फिर ये कनेक्टिविटी इनकी रेल रोड सब चीज की बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर रशिया वहां पे दोबारा से, रशिया चाइना इंडिया का वर्चस्व होता है मिडिल ईस्ट में, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए ये तीनों कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास काफी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं होता, इसलिए कि ये देश इतने ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका पे। कोई सिक्योरिटी के लिए है तो कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए है, कोई यूनाइटेड नेशन में डिपेंडेंस है, रिजीम वीक है, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है कि इन्हीं की मदद से वो चल सकती हैं। अगर हट जाए, इनकी मदद विड्रॉ हो जाए तो कोलैप्स भी हो सकती है इनमें से कुछ रिजीम्स, इसलिए। और फिर दूसरी बात ये है कि सारा सिस्टम्स इन कंट्रीज का उन्हीं पे डिपेंडेंट है, खासतौर से पर्शियन गल्फ रीजन। तो इनको, हालांकि सऊदी क्राउन प्रिंस काफी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो, लेकिन उनको काफी मुश्किल। तो इजराइल इसका जो, इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इजराइल का वर्चस्व बना रहे। इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी पैरामाउंट है, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ईरान से दुश्मनी का एक सबसे बड़ा वजह यह है कि ईरान ने इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी को चैलेंज कर रखा, जो इसकी वजह से। और फिर ये भी है कि जो अमेरिका के सूबे होते हैं उस क्षेत्र के लिए, यानी वो जो वहां पे, जैसे इराक के अंदर उन्हीं ने रिजीम चेंज की, जहाँ पे तेल के बड़े भंडार पाए जाते थे। इराक के सद्दाम हुसैन को हटाने का पर्पज ही यही था कि वहां पर हटाएंगे और वहां पे प्रो अमेरिकन रिजीम बनाएंगे। ईरान की मदद से वहां पे वो नहीं हो पाया। अफगानिस्तान में तालिबान से डील की, मगर बात नहीं बनी। फिर उसके बाद सीरिया के अंदर बशर अल असद को ये नहीं हटा पाए, गद्दाफी को हटा दिया, वहां पे सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है, आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। सूडान, सोमालिया, चाद, नाइजर, माली, बड़ी लंबी लिस्ट है, सब जगह वो मची हुई है, आफत मची हुई है। तो इन हालात में अमेरिका इजराइल को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, और पब्लिक प्रेशर उसके ऊपर है कि आप 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। ये कैसे होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये है कि अगर अरब देश भी तय कर ले तो मुझे नहीं लगता कि, लेकिन मुश्किल ये है कि अरब 2 पड़ोसी देश जो इजिप्ट और जॉर्डन है, वो तो वही काम कर रहे हैं जो अमेरिकन या इजराइल चाहता है। अमेरिकन नहीं बल्कि इजराइल जो चाहता है। उसके लिए हमेशा जब निगोसिएशन इजिप्ट में होती है तो उनका एक ही काम होता है कि हमास के ऊपर प्रेशर बनाना कि वो फौरन कंप्रोमाइज कर ले और होस्टेजेस को रिलीज कर दे। कतर इतना छोटा है, उस कतर के यहाँ जो है वो अमेरिका की जो 5th फ्लीट है, सेंट्रल कमांड जो है, उसका हेडक्वार्टर एयरफोर्स का हेडक्वार्टर जो है वहां पे
खतर में है। वहां पे बड़ी संख्या में अमेरिकन फाइटर बॉम्बर जेट्स और एयरबेस उनका बहुत स्टेट ऑफ आर्ट एयरबेस है। तो कहाँ से ये लोग प्रेशर डाल सकते हैं किसी पे कि टू स्टेट सोल्यूशन। लोगों ने तो फिलिस्तीन के काज को अबंडेंट ही कर दिया था। हम उस पर अलग कभी बात करेंगे। देखना यह है कि कैसे होता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा वो ये कह रहे हैं कि भाई बात करनी चाहिए, देखना चाहिए। ये जो इन्होंने किया है उस मसले पे आईसीजी को लेके उन्होंने इशू उठाए हैं। वो काफी उसके ऊपर वो भी चाहते हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि जो और बहुत से देश हैं यूरोप के, आयरलैंड है, स्पेन है, नॉर्वे है, इन्हीं ने ये कहने लगे कि ये फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए स्टेट। फिलिस्तीनी स्टेट को रिकॉग्निशन की बात करने की बात करते हैं। यही नहीं बल्कि और कई देश हैं जो जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं रिकॉग्नाइज करने की। तो इस इनसिक्योरिटी के इन हालात के बीच में इजराइल जो है, इजराइल ये सोच रहा था कि हम सब दबा लेंगे और आर्मी के माध्यम से हम सब ठीक कर लेंगे, लेकिन वो एक बहुत बड़ी क्राइसिस में सफर आया है और उससे निकलना मैं समझता हूँ कि उसके लिए आसान नहीं होगा, बल्कि मैं नहीं समझता कि कभी भी निकल पाएगा। आज की इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। हम जल्दी ही एक दूसरा सब्जेक्ट पे आपसे रूबरू होंगे। हम आपके आभारी हैं, आपके समय